Swayam Prabha. Digital India. Educated India. In this episode of Insight, we have with us Professor Rehan Khan, Director, Center for Innovation and Entrepreneurship, Jamia Millia Islamia. He is here to discuss how the design thinking process, a human-centered approach to problem solving that fuels creativity and innovation. He will help us explore how entrepreneurs use the mindset to identify opportunities, design solutions, and bring game-changing products and services to market. Whether you are an aspiring entrepreneur or just curious about the world of startups, join us as we explore how design thinking is transforming the way we approach challenges and create impactful solutions. As we all know, the role of the startups, the role of the entrepreneurship, the role of the business in contributing the growth of the economy. What is basically the entrepreneurship? Who is an entrepreneur? An entrepreneur is the person who solves a problem of the masses and through the solution, especially innovative solution, that person bring value to the people, bring value to the economy, and bring value to the people in terms of relief, reducing a pain, growing, and especially the growth in particular area. अगर हम इसको और दूसरे टर्म में बात करें, ख़ास तौर से ऐसे समझें कि प्रॉब्लम्स तो हमेशा से रहती हैं, कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस भी होते हैं, लेकिन इनोवेटिव सॉल्यूशन क्या होते हैं? इनोवेशन क्या होती है? इनोवेशन ये होती है जब हम उसी प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, सालों से एग्जिस्ट करती है, उस पर बहुत सारे लोग काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा सॉल्यूशन कुछ इस तरह का होता है कि वो एक आसान सॉल्यूशन होता है और मासेस को, यानी कि एक बड़े नंबर को कहीं ना कहीं हिट करता है। अगर हम मिसाल की बात करें तो आज की तारीख में आप देखेंगे कि छोटे छोटे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से या टेक्नोलॉजी के थ्रू, टेक्नोलॉजी उस बिजनेस में नहीं होती लेकिन उस बिजनेस को प्रमोट करने में होती है। इस तरह के जब इनोवेटिव सॉल्यूशंस होते हैं तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है और उस सॉल्यूशन को जब हम एक टेक्निकल फॉर्म में कहीं ना कहीं उसको मोनेटाइज करते हैं, मोनेटाइज का मतलब कमर्शलाइज करते हैं, कमर्शलाइज का मतलब उसको किसी न किसी फॉर्म में वहाँ एक कहीं ना कहीं आपका कमर्शियल एक्सचेंज होता है, एक इकोनॉमी का सर्कुलेशन होता है और जहाँ पर आप सेलर और बायर्स को या यूज़र और सर्विस प्रोवाइडर को कनेक्ट करते हैं। इस तरह के जब सॉल्यूशंस होते हैं तो वो सॉल्यूशंस एक बिज़नेस में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप या उस बिज़नेस करने वाले को एंटरप्रेन्योर कहते हैं। क्या डिफरेंस होता है इनोवेशन में और इन्वेंशन में? बहुत सारे लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन कभी कभी रखते हैं, क्लैरिटी नहीं होती। इन्वेंशन जब हम कोई नई चीज़ ईजाद करते हैं, जब हम किसी चीज़ को बिल्कुल स्क्रैच से बनाते हैं, उसको हम इन्वेंशन कहते हैं। लेकिन इनोवेशन की जब हम बात करते हैं तो इनोवेशन किसी न किसी एग्जिस्टिंग, जो भी एग्जिस्टिंग वो सर्विस हो सकती है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी किसी भी तरह का गुड्स हो सकते हैं, उसको जब हम इनोवेटिवली उसमें कोई इम्प्रूवमेंट करते हैं या उसमें कोई चेंज करते हैं और उसके बाद किसी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आते हैं, वो इनोवेशन कहलाती है। इसी तरह से इनोवेटिव प्रैक्टिसेस की बात कही जाती है। इनोवेटिव प्रैक्टिसेस भी वो होते हैं जो प्रैक्टिसेस पहले से एग्जिस्ट करती हैं लेकिन हम उसको किसी नए तरीके से, हम किसी उसे दूसरे तरीके से ऐसे हल करते हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को की जो एक प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है, उसको इनोवेशन कहते हैं। अगर हम इसके साथ एक बात करें कि हम जब भी हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन होती है
जिसको हम प्रॉब्लम कहते हैं, जिसको हम परेशानी कहते हैं, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर उस परेशानी को, उस प्रॉब्लम को हमेशा एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है, और जब उसको एम्पैथेटिकली देखता है, जब उस पर ये सोचता है कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उस थिंकिंग को हम डिज़ाइन थिंकिंग कहते हैं। तो डिज़ाइन थिंकिंग ख़ासतौर से मैं इस वर्ड को यूज़ करना चाहता हूँ। ये वो वर्ड है जो मेरे ख्याल से हम हर थिंकिंग को एक डिज़ाइन कहते हैं, डिज़ाइन थिंकिंग के रूप में देखना चाहिए। डिज़ाइन थिंकिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं। अगर हम बात करें तो उसका सबसे पहला स्टेप जो है एम्पैथी होता है। जब आप किसी ऐसी सिचुएशन से गुजरते हैं और आप किसी परेशानी को महसूस करते हैं, तो आपको उस परेशानी का हल लगता है कि इसका हल होना चाहिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आप नहीं गुजरते और कोई और गुजर रहा होता है, किसी और की वो प्रॉब्लम होती है, कहीं और वो प्रॉब्लम हो रही होती है, लेकिन आप उसका सॉल्यूशन सोच रहे होते हैं। तो वो लोग, वो हमारे यंगस्टर्स या इवन ओल्ड एज पीपल भी जब किसी भी प्रॉब्लम को इस तरह से देखते हैं कि ये प्रॉब्लम तो मेरी प्रॉब्लम है, मतलब मुझे भी अगर ये तकलीफ होती तो मैं कैसे इसको देखता, वो देखने के बाद आप एक सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं। उस सॉल्यूशन को फोकस करने के लिए जाहिर है उसमें एक आइडिया होता है कि इसको हम किस तरह से करेंगे। उसके बाद उसका कोई एक ऐसा हल निकालते हैं जो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, उसको हम प्रोटोटाइप कहते हैं। वो प्रोटोटाइप के बाद फिर हम जब उसको टेस्टिंग करते हैं, उसको जब वैलिडेट करते हैं और उसके बाद फाइनली मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो इस तरह का जो ये प्रोसेस होता है डिज़ाइन थिंकिंग का, ये इनोवेटिव होता है, यानी कि इनोवेशन को से रिलेट करता है, उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप से कनेक्ट करता है। इसलिए आप देखते हैं, अक्सर आप सुनते होंगे कि इनोवेशन, डिज़ाइन थिंकिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन सबको एक साथ देखा जाता है। तो ये सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब सिर्फ बिजनेस नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब किसी प्रॉब्लम का, एक ऐसी प्रॉब्लम का जो एक काफ़ी बड़े ग्रुप को या मासेस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है, उसके सॉल्यूशन देने को, और उस सॉल्यूशन को ख़ास तौर से एक ऑर्गेनाइज्ड या स्ट्रक्चर्ड मैनर में, वो सॉल्यूशन किसी प्रोडक्ट की शक्ल में हो सकता है, वो सॉल्यूशन किसी सर्विस की शक्ल में हो सकता है, वो सॉल्यूशन टेक्नोलॉजिकल हो सकता है। वो ज़रूरी नहीं है टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, लेकिन आज अगर हम बात करें, इस युग की बात करें, आगे आने वाले युग की बात करें, तो हमारी टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हमें कनेक्ट करते हैं और मासेस तक पहुंचने का रास्ता देते हैं। एक बात मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहता हूँ, आप विकसित भारत की बात करें, हमारा टारगेट, हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत 100 साल पूरे करेगा अपने आज़ादी के 2047 में, और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक विजन है जो इस हिंदुस्तान को दिया है विकसित भारत 2047 के रूप में, उसका एक टारगेट है। आप अगर उसे देखें तो हमारी इकोनॉमी का टारगेट तकरीबन 30 ट्रिलियन प्लस इकोनॉमी होना है। अगर हम इस इकोनॉमी को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, इस टारगेट को पूरा करना चाहते हैं, तो ये टारगेट पूरा होना जो पॉसिबल है वो एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू है, वो इनोवेशन के थ्रू। इसलिए हमारे हर स्टूडेंट को, यूथ को, क्योंकि आने वाला जो टाइम है, जो अगले 20 साल है, वो एक बहुत ही कहते हैं गोल्डन ईयर्स है। ख़ास तौर से अगर हम स्टार्टअप इंडिया की बात करें और हम ये देखें कि हमारे लिए जो एक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, ख़ास तौर से स्टार्टअप इकोसिस्टम जो दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम का हम हिस्सा हैं। अगर हम स्टार्टअप पे काम करते हैं, हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आते हैं, उसके डेवलपमेंट पे काम करते हैं और एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं, तो हम देश का जो एक विकसित भारत का हमारा जो टारगेट है, जो एक हमारी दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का जो हमारा सपना है, जो हमारा एक टारगेट है, उसकी तरफ बढ़ने के लिए, उसके कंट्रीब्यूशन में हमारा योगदान, हमारा जो रोल होना चाहिए, ख़ास तौर से एज ए यूथ, एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, हमारा जो एक रोल है वो हमें पूरा करने के लिए ये एक रास्ता है, वो इनोवेशन से होके जाता है, डिज़ाइन थिंकिंग से होके जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप से होके जाता है। अगर हम एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनते हैं, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनते हैं, उसके बनने के लिए हमें फोकस करना है कि हम डिज़ाइन थिंकिंग को पढ़ें,
उसे समझें और उसको हम एक इम्प्लीमेंटेशन के रूप में, स्टार्टअप के रूप में उसको ज़रूर प्रैक्टिस करें और आगे बढ़ें। स्टार्टअप हम सब जानते हैं कि स्टार्टअप जो है एक एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत होती है जब हम कोई भी एक फॉर्मल कंपनी किसी रूप में बनाते हैं और उसको मार्केट में लेकर आते हैं। उसके लिए बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस जो इस पे सपोर्ट करते हैं ख़ास तौर से, उसको अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी होता है। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप को अगर हम देखें तो जनरली एक ये बात बहुत सोची जाती है कि बिज़नेस जो है पैसे से होता है, और इसमें कोई शक नहीं, फाइनेंसेस का एक रोल है और हमें समझना भी चाहिए। हमें ये ज़रूर अंडरस्टैंड करना चाहिए किसी भी बिज़नेस को या एंटरप्रेन्योर बनने से पहले कि हमारे फाइनेंसेस किस तरह से हम मैनेज करेंगे, किस तरह से फाइनेंसेस को हम लेके चलेंगे, कि उसकी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। लेकिन एक ये मिथ है कि फाइनेंस या पैसा होने से ही हम बिज़नेस या एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अगर आपके पास आइडिया अच्छा है तो उसे आइडिएट करिए। अगर आपके पास किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ज़रूर उसको लिखिए। उसके बाद उसकी, अगर आपको आइडिएशन में जाना है, प्रोटोटाइपिंग में जाना है, तो आपके पास बहुत अच्छे मौके हैं कि आप किसी इंक्यूबेशन सेंटर को या इनोवेशन सेंटर को ज्वाइन करिए, वहाँ अपना आइडिया रजिस्टर करिए, उस आइडिया को डेवलप करिए और डेवलप करने के बाद उसकी प्रोटोटाइपिंग करिए और प्रोटोटाइप का वैलिडेशन करें, और फिर उसके बाद आप स्टार्टअप फॉर्मेशन के बाद स्केलेबिलिटी पे जाएं, यानी कि उसको स्केल अप करें। वहाँ आपको जाहिर है फाइनेंसेस की ज़रूरत होगी, लेकिन जब आपका आइडिया अच्छा होता है तो बहुत सारी सीड फंडिंग मौजूद है, बहुत सारे एंजल इन्वेस्टमेंट्स मौजूद हैं। उसके बाद आपकी और सीरीज़ ए, बी, सी बहुत सारी फंडिंग्स रहती हैं, जो इवन आप वेंचर फंडिंग में भी जा सकते हैं। वरना अगर ज़रूरत नहीं है, आपका सेल्फ फंडेड रेवेन्यू मॉडल भी हो सकता है। उस तरह के जब आप काम करते हैं तो आपका स्टार्टअप एक कामयाब स्टार्टअप हो सकता है। लेकिन ये सोचना कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, ये गलत है, ये मिथ है। इसलिए आपका आइडिया, आपका पैशन और आपकी नेवर गिव अप अप्रोच एक आपको सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाती है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाती है। इसलिए आपको ये ज़रूर फोकस करना चाहिए कि हमारा स्टार्टअप या मेरा जो भी आइडिया है या मेरा जो भी सॉल्यूशन है वो किस तरह से मुझे इम्प्लीमेंट करना है। और बहुत बार जाहिर है आप जब करते हैं तो उसकी आपकी परेशानियां होती हैं, लेकिन परेशानियों का ये मतलब नहीं है कि आपको अपना कोई भी आइडिया का गिव अप करना है या आपको उसको छोड़ देना है बीच में। क्योंकि देखिए इस जर्नी में, एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे क्षण होते हैं जब आप ये सोचते हैं कि मैं बिल्कुल हर तरफ से मुझे परेशानी हो गई, मेरा आइडिया नहीं चल रहा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस आइडिया को छोड़ दें। लेकिन एक बहुत अहम बात है जहाँ मैं ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ कि आपको एक बहुत सेइंग भी है, अगर आपने कहीं पढ़ा हो, कोट है कि अर्ली फेल एंड अर्ली राइज। तो आपको कब क्लोज करना है अपना बिजनेस। अगर किसी वजह से आपको लगता है वो आपका आइडिया काम नहीं कर रहा, या उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, या आपको लगता है कि आपका किसी वजह से ये आइडिया जो है, बहुत बार कॉन्टेक्स्ट होते हैं, बहुत बार सिचुएशंस होती हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले हमने एक सिचुएशन को देखा जो अनप्रेसिडेंटेड थी, कोविड-19 था, जब तकरीबन पूरी दुनिया में आपने देखा चीज़ें बंद हो गई थी। लेकिन वहीं कुछ स्टार्टअप्स बने उस दौर में और बहुत सारी बिजनेसेस बंद हुए। तो ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं, लेकिन आपको ये फैसला करना है कि हमें कब अपना जो भी कोई स्टार्टअप आपका है या कोई आइडिया है उसे क्लोज करना है और कैसे दूसरा शुरू करना है, गिव अप नहीं करना, या चेंजेस कब करने, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि फेल कोई वर्ड नहीं होता, फेलियर कोई वर्ड नहीं होता, उसको अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए। लर्निंग्स होती हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, माइलस्टोन्स होते हैं। अगर कोई चीज़ आपने लॉन्च की, आप पिछले 70 साल की अगर आप, या ख़ास तौर से पिछले 50 साल की अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे, प्रोडक्ट्स के देखेंगे, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए और बंद हुए। इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी कैटेगरी को चेंज किया, इम्प्रूव किया। बहुत सारे आप देखते हैं प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, नहीं चलते,
उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो बहुत चलता है। बहुत बार आप अर्ली प्रोडक्ट्स को, अगर आपको मैं एक मिसाल दूं यहाँ पर, एक ऐसे स्टार्टअप की या ऐसे वेंचर की, आपने नाम सुना होगा जस्ट डायल। जस्ट डायल जब पहली बार लॉन्च हुआ तो फेल हो गया था। क्यों? क्योंकि वो अर्ली था। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स थे जिन्होंने बहुत अर्ली एज में शुरू किया, शुरू में उन्हें बहुत परेशानी हुई। आप Naukri.com की बात करिए। Naukri.com जब लॉन्च हुआ उस टाइम इंटरनेट बहुत ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम उसका स्ट्रांग नहीं था, लेकिन उसको टाइम लगा बहुत। और आज आप ये देखिए कि इंडिया इन्फो एज का इतना बड़ा ग्रुप खड़ा हो गया, Naukri.com कितना सक्सेसफुल हुआ। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे, एक नहीं है, बहुत सारे ऐसे वेंचर्स हैं जिनको शुरू में बहुत सारों को बहुत स्ट्रगल करनी हुई और उसके बाद वो जो है बहुत सारे सक्सेसफुल नहीं हुए, और बहुत सारे चेंज करने के बाद, थोड़े से चेंज से, एक छोटे से इनोवेशन से या छोटे से कैटेगरी ऑफ चेंज से वो सक्सेसफुल स्टार्टअप हो गए। तो ये आपको समझना है कि किस तरह से हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, मासेस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, हम सोशल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, हम एक प्रॉफिट में जाने वाले एंटरप्रेन्योर दोनों तरह के होते हैं, जनरल एंटरप्रेन्योर और सोशल एंटरप्रेन्योर दोनों फॉर प्रॉफिट बिजनेसेस होते हैं। उसके अलावा भी आपको ये देखना है कि टेक्नोलॉजी का रोल हर बिजनेस में बहुत बढ़ता जा रहा है। कैसे हम टेक्नोलॉजी के रोल से मासेस को बेनिफिट कर सकते हैं, कंट्री की ग्रोथ में बेनिफिट कर सकते हैं, कैसे हम इस इकोनॉमिक ग्रोथ का, विकसित भारत के टारगेट का, वहाँ तक पहुँचने का कंट्रीब्यूशन में किस तरह से उसमें रोल प्ले कर सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।